बहुत से काम अपने से खुद करते थे घर पे, सोल्यूशन वगैरह मंगा लेते थे, सब चीज़ कर लेते थे। उसके बाद हम लोग जब देखे कि इससे काम नहीं चलेगा तो फिर हम लोगों ने शिक्षा पीरियड में टेम्पू चलाना शुरू किया। शहर में रात को टेम्पू चलाना और दिन में स्कूल। हम जीप चलाना भी, टेम्पू चलाना हम अपने को गर्व समझते थे। देखिए, एक चीज़ की गुलामों को गुलामी का एहसास कराना। सत्ता के गलियारों में ओम प्रकाश राजभर की चर्चा होती है। आज हम बात करेंगे उनके सफ़रनामे की। टैक्सी ड्राइवर से लेकर राजनेता का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। सर, कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर से लेकर यहाँ तक मंत्री पद का आपको मिलने वाला है, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और कितना संघर्ष किया आपने? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो उस संघर्ष के दौरान बहुत से लोग नहीं जान पाए थे, क्योंकि जो आपने किया है उसको आप ही बता सकते हैं। देखिए, गरीबी कुछ भी करा देती है मनुष्य को। अगर लक्ष्य पाना है तो गरीबी से लड़ने के लिए जो चीज़ें समाज में हैं उसको जो है हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं पढ़ रहा था तो खुद अपने हाथ से हम साइकिल के, चाहे वो पंचर का मामला हो, चाहे वो साइकिल हम खुद बना लेते थे, पंचर बना लेते थे, गोली छर्रा जो कटोरिया बदल लेते थे, गाड़ी साइकिल में जो हचक होती थी उसको हम कस लेते थे। बहुत से काम अपने से खुद करते थे घर पे, सोल्यूशन वगैरह मंगा लेते थे, सब चीज़ कर लेते थे। और आज जो स्थिति, उसके बाद हम लोग जब देखे कि इससे काम नहीं चलेगा तो फिर हम लोगों ने शिक्षा पीरियड में टेम्पू चलाना शुरू किया। शहर में रात को टेम्पू चलाना और दिन में स्कूल। फिर उसके बाद स्कूल जब छोड़ा तो हम लोगों ने कमर्शियल खेती, सब्जी की खेती शुरू की। तो लगभग 3 साल हम लोगों ने कमर्शियल खेती शुरू की। फिर उसके बाद हम लोगों ने, भाई की सर्विस लग गई ECL में तो वो चला गया उधर, तो हम लोग 4 भाई थे तो 3 घर हो गए। तो फिर हमने ठेकेदारी शुरू की। तो हमारे यहाँ नहर का काम शुरू हुआ था, एक दिनदासपुर LP का। तो उसमें एक इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नाली वाली का काम है, कुछ लेबर लेके कराते तो कुछ आपको भी बच जाता, कुछ हमारा काम भी हो जाता। फिर उसमें हम लोगों ने करीब 2 साल काम किए। फिर उसी बीच हम लोग राजनीति में सक्रिय माननीय कांशीराम जी के साथ शुरू हो गए थे। फिर पंचायत चुनाव आया, 1995 पंचायत एक्ट लागू हुआ। तो हमारे यहाँ जो, जहाँ हमारा घर है वो महिला सीट हो गई। तो महिला सीट होने के नाते पार्टी ने निर्णय लिया कि इस पे आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाइए। तो मैंने पत्नी श्रीमती तारामणि को मैदान में उतारा। तो चुनाव बहुत काफ़ी वोटों से, 7 लोग थे, 6 की जमानत जब्त हो गई, अकेले हम लोग काफ़ी वोट से चुनाव जीते। उसके बाद वहीं से हम राजनीति में सक्रिय होने लगे। तो माननीय कांशीराम जी के साथ खुल करके तब काम करने लगे। काम करते करते 96 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, 1676 वोट से मैं हार गया। हारने के बाद कुछ बिंदुओं को लेके मायावती जी से कहा सुनी हुई, फिर हमने पार्टी छोड़ दी। तो 2002 में हमने पार्टी का निर्माण किया और हम लोग 14 साल लगातार जो वंचित, शोषित, गरीब, कमज़ोर लोग थे उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य कैसे बेहतर, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार के खुले हैं उस पे जाओ इलाज के लिए, और जो बड़े हॉस्पिटल हैं जिले पर वहाँ जाओ, प्राइवेट में जाने पर आपका पैसा ज़्यादा लगता है। तो उनको सामाजिक सुधार में भी हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई रहन सहन में सुधार ले आओ, बाजार जाते हो तो आप लुंगी पहन के न जाओ, जो भी आपके पास पैजामा है साफ़ सुथरा कपड़ा पहनो, सामाजिक जीवन में एक बदलाव लाने के। तो 14 साल उनके बीच में हम लोगों ने 3 महीने हम अभियान चलाते थे, जून, जुलाई, अगस्त, कि हमारी मीटिंग में जो लोग भी आ रहे हो अपने बच्चों को स्कूल भेजो, जो स्कूल नहीं भेज सकते वो हमारी मीटिंग में न आवे। क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति में हम लोग उन लोगों को शपथ दिलाते थे कि जो भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आज आप शपथ लेके जाओ कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे।
मत प्राइवेट में भेजो, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजो। वहाँ बच्चा आपका जाएगा तो कुछ न कुछ उसको नॉलेज होगी। जब बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो उसमें हमको 90% सफलता मिली। उनमें राजनीतिक चेतना जगाई। तो जब हमको लगा कि अब इनमें चेतना जग गई है, अब इनको अपने अधिकार के प्रति राजनीति में भी हिस्सेदारी लेनी चाहिए, तो हजारों हम लोगों ने प्रधान बनाया। ग्राम पंचायत में हजारों प्रधान हुए और सैकड़ों जो है आपके जिला पंचायत सदस्य हुए। फिर उसके बाद हम लोग चुनाव विधानसभा और लोकसभा का लड़ते रहे। 38,000, 40,000, 35,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 इस तरह वोट पाते रहे, लड़ते रहे, पाते रहे, लड़ते रहे। और उसी बीच आगे आते आते बीच में हमने एक जीप लिया। जब ये सब्जी खेती छोड़ा तो एक जीप लिया। तो जीप लिया तो हम खुद ड्राइविंग करते थे, खलासी रखे थे। 13 किलोमीटर की दूरी थी, तो फूलपुर सिंधोरा हम लोग चलाते थे। भाई परिवार की रोजी रोटी के लिए हम ये काम करते थे। हमको काम करने में हम अपने को गर्व समझते हैं। हम चोरी डकैती कोई ऐसा काम न करें कि समाज हमको हित से देखे। हम जीप चलाना भी, टेम्पो चलाना हम अपने को गर्व समझते थे। फिर जीप हम लोग लगभग साल भर चलाए। फिर जीप हम लोगों ने बेच दी। बेच करके फिर राजनीति में जब पूर्ण रूप से आए, फिर सफ़र करते करते तो आए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, 4 एमएलए हुए। तो टेम्पू चलाते चलाते अब हम सरकार चलाने लगे सरकार में शामिल हो गए। तो मंत्री बने। तो मंत्री बनने के बाद फिर लड़ाई शुरू हुई। लड़ते हम लोग जो है फिर समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कुछ बिंदुओं को लेके नई बात बनी तो मैं छोड़ दिया। और छोड़ करके फिर 22 में सपा से गठबंधन किया। तो 6 सीटें हम लोग जीत के आए। समाजवादी पार्टी जहां 40 उसके सांसद विधायक हुआ करते थे, तो उसको 125 पर हम लोगों ने मिलकर पहुंचाया। फिर समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ धोखा शुरू किया। समझौते में ही सीट हमने कहा तय कर दो, तो क्या नहीं हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। हमने कहा भैया ये तो समझौते में नहीं होता है। लेकिन मैं घूट पी करके मैं उनके साथ ईमानदारी से लगा रहा। खैर उनकी करनी उनके पास। फिर मैं उनको साथ छोड़ दिया। छोड़ करके और आज मैं एनडीए में शामिल हूँ। तो सर कह सकते हैं कि जो आपका इतना लंबा सफर रहा, इसमें जो आपके गुरु, राजनीतिक गुरु जिसे कह सकते हैं, क्योंकि आप काशीराम जी से काफ़ी इम्प्रेस थे, उनको गुरु मानते हैं, तो क्या उनका प्रभाव आपके ऊपर है, व्यक्तित्व पे है? 100% है। उनकी कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? देखिए, एक चीज़ की गुलामों को गुलामी का एहसास कराना, ये सबसे बड़ी चीज़ उनकी रही कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनकी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना। आज भी आप उठा के देखिए कि हम जाति बता दें, बंजारा, बहेलिया, खंगार, आर्य, करकबंसी, गियार, डाड़ी, तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति में जो देश के बड़े नेता हैं वो नहीं जानते। और उनको भी ये पता नहीं है कि राजनीति में भी हमारा हिस्सा है। शिक्षा में हमको बढ़ चढ़ के आगे जाना चाहिए। तो उन जातियों को प्रयास मान्यवर कांशीराम जी ने किया, तो राजनीतिक चेतना जगाई, सामाजिक परिवर्तन कांशीराम जी ले आए। आज राजनीतिक चेतना की देन है कि आज पूरे देश की सारी पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी के चेला लोग, वर्तमान सरकार में भी हमको अंदाजा 2 दर्जन मंत्री हैं उनके चेला। कांग्रेस में भी हैं, बसपा में भी हैं, सपा में भी हैं, हम भी उन्हीं के चेला हैं। तो कहने में कोई वो नहीं है। तो इस तरह उनके जो एक ये थी, एक व्यवस्था थी आज के करीब 25 साल पहले, छुआछूत, सामाजिक जो विषमता थी, कांशीराम जी ने सामाजिक विषमता को खत्म करके, जैसे हम यूं कह लें कि शेर, बबर, चीता, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, खच्चर, सबको एक घाट पे पानी पिला दिया, एक टाट पे बैठा करके भोजन करा दिया, एक नदी में एक साथ नहवा दिया और भोजन बना के एक जगह खिला दिया। ये मान्यवर कांशीराम जी ने किया। सर दोबारा बीजेपी में वापसी हुई है आपकी, क्या कोई शर्त रखी गई आपके सामने? नहीं, देखिए, शर्त तो सिर्फ हमारा इतना है कि एक हाई कोर्ट का आदेश जो था कि 11 मार्च 2022 को आदेश हुआ कि भर राज्य भर जाति ये शेड्यूल ट्राइब्स में थी, छूट गई,
फिर डिनोटिफाइड में ले आए, फिर उसको भी पिछड़ी में ले गए। तो ऐसा इनके साथ क्यों? तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पे सरकार जांच करके एक प्रस्ताव बना के एसटी में शामिल करने का केंद्र सरकार को भेजे। उसको लेके मैं मुख्यमंत्री से मिला, तो उस समय मुख्यमंत्री ने आदेश सर्वे के लिए दे दिया। सर्वे हो रहा था। फिर अभी 14 जुलाई 2023 को आदेश हुआ, तो फिर मैं 20 तारीख को मुख्यमंत्री से मिला कि मान्यवर सर्वे भी हो गया है और ये फिर आदेश आ गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ से तो होना नहीं है, हम प्रस्ताव को दिल्ली भेज देंगे और दिल्ली प्रस्ताव जाता है तो वहाँ आप लग करके कराओ। तो ये संस्तुति या सहमति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। उस सहमति को समाज और हम सब लोग स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि अभी एनडीए में शामिल होते ही एक बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि इस तरह का है। शिक्षा में बेहतर लोगों तक शिक्षा और कैसे मिले, और गरीब के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको कैसे शिक्षा पावें। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में हिस्सेदारी सबको मिले, इस बात को लेकर के हम लोग जो है साथ में हैं। सर, एक आपका बयान था बीजेपी को ज्वाइन करने से पहले कि प्रधानमंत्री के रूप में आप मायावती जी को देखना चाहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए, मेरा प्रयास था कि जो विपक्ष पटना में रैली किया, मैं मीटिंग किया जी। पटना की मीटिंग के बाद ना तो मायावती जी को बुलाया, ना मुझे बुलाया और ना जयंत गए। ये तीनों नेताओं के पास वोट है। अब लोग नकारें अलग बात है। मायावती जी के पास 12.5% वोट है, चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। ओम प्रकाश राजभर 2022 में चुनाव लड़ा तो 15 लोकसभा सीटों पर हमको एक एक सीट, 2-2 सीट मिली। हम 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख तक वोट एक एक पार्लियामेंट में पाए जहां लड़े। ऐसी 15 लोकसभा सीटें। अब जैसे आजमगढ़ में 2 लोकसभा है, एक भी सीट हमको नहीं मिली, अखिलेश जी ने नहीं दिया। हमारा संगठन जनाधार वहाँ भी है। हम दोनों पार्लियामेंट में 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट दिलाने की हैसियत में है। उसी तरह अम्बेडकर नगर में हमको सीट नहीं मिली, हमको सुल्तानपुर में सीट नहीं मिली, हमको मिर्जापुर में नहीं मिली, राबर्ट्सगंज में नहीं मिली, हमको श्रावस्ती में नहीं मिली, हमको बलरामपुर में नहीं मिली। इस तरह 17 लोकसभा सीटों पर हमको सीट समझौते में न मिलने की वजह से हम उसको प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन हम उसके बगल की सीट हम जीत रहे हैं, जितवा रहे हैं, तो बगल का सटा उसी जिले में तो हमारा जनाधार है, तब ना हम वहाँ लड़े हैं। तो इस तरह 32 लोकसभा सीटों पर हम अपना पहले बहुत तेजी से काम करते थे। अब इसको बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में हम, चाहे वो सहारनपुर जिला हो, बागपत शामली हो, चाहे झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद का इलाका हो, मथुरा, आगरा का इलाका हो, चाहे वो पूर्वांचल में तो हम लोग पहले से ही थे। पूरे 75 जिले में हम अपने संगठन को ठीक कर लिए हैं और 80 सीट पर हम टिमटिमाते रहे, काम संगठन का चलता रहा। 38 जिले हैं बिहार में, 26 जिले में मैं खुद मीटिंग कर चुका हूँ। 40 लोकसभा सीटों पर पार्टी संगठन का काम वहाँ भी हो रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे अपना संगठन आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी क्या तैयारी है, क्योंकि अब नई जिम्मेदारी आपके कंधों पे है? देखिए, हम लोग अनवरत जनता के बीच में रहते हैं। सावधान रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में गए। फिर आदि आबादी महिलाओं की है तो हम लोग महिला सम्मेलन के माध्यम से हम लोग महिलाओं के बीच में जाके उन लोगों को समझाने का प्रयास किए। महिलाओं की तरफ से सुझाव आया हम लोगों के ऊपर कि नेताजी, सारी पार्टियां हम लोगों के उत्थान की बात करती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकते अपने उत्थान की, हम क्यों पुरुषों के भरोसे रहें, ये सवाल आया। तो हमने कहा भाई देखो, हम अपना मंच देंगे, झंडा देंगे, सब कुछ देंगे, आप भाषण सीख लो, आप भाषण दो, संचालन करो, भीड़ आप जुटाओ, हम हर तरह का सहयोग आपको, सुरक्षा सब कुछ देंगे। तो तैयार हुए लोग। तो 8 मंडलों में हमने महिला सम्मेलन किया, जहाँ 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार अकेले महिलाएं आई। चाहे वो आजमगढ़ मंडल का हो, चाहे बस्ती मंडल का हो, चाहे गोरखपुर मंडल का, चाहे फैजाबाद मंडल, चाहे मिर्जापुर मंडल हो, चाहे देवी पाटन मंडल हो। हमने 6 मंडलों में काम किया। निकाय चुनाव आ गया, निकाय चुनाव में फिर हम लोग चुनाव लड़े, फिर हम लोग संगठन में अपने काम अनवरत। आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो हमारे पार्टी के नेता चौपाल गांव में लगाते हैं, अपनी बात बताते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं, हमारी बात सुन लीजिए, और उनको संगठन में लोग जोड़ते हैं।
तो यानी कि लोकसभा चुनाव में आप बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए अभी आपने बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के लिए कोई आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसको लेके? देखिए, जब हमको खबर लगी कि विपक्ष बहुत परेशान है और हम लोगों ने संकल्प लिया है 330 प्लस सीट का, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का। तो अब इस 80 सीट जीतने पर उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई डोलेगा तो फिर तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, कोई पद यात्रा करेगा, तो इनकी एक दवाई वो है ना कि 100 रोगों की एक दवाई तो उसकी दवाई हमने बनाई। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लालगंज आजमगढ़ में अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में हम लोग लेंगे। एक साधे शब्द है, 100 सुनार की एक लोहार की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज के इस सफरनामे में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। मैं रितेश सिंह, लखनऊ से राजस्थान पत्रिका के लिए।